आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफ़ी खान। नाज़रीन, मौजूदा दौर में यूं तो कई उलझने हैं, लेकिन ख़ासतौर से स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले तलबा के जहन में ये आता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो। तो नाज़रीन, आपके सभी मसाइलों का हल लेकर हाजिर हैं हम आपका पसंदीदा प्रोग्राम हेलो करियर, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी, जो कि जामिया मिलिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और हम अपने नाज़रीन को बताते चलते हैं कि हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे, किस तरह हमारे नाज़रीन ऐसी तैयारी करें कि उनको इस सब्जेक्ट में तो कम से कम परेशानी ना आए? देखिए, बिल्कुल ख़ास तौर से एक बात बताएं कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जो शायद जब बच्चा पढ़ने जाना शुरू करता है उस वक्त से उसके माँ बाप के जहन में होता है। जब वो ख़ुद किसी स्टेज पे पहुंचता है समझ की, तब वो उसके जहन में आता है। उसके बाद जब वो किसी कॉलेज या किसी फर्दर हायर एजुकेशन में अप्लाई कर रहा होता है, उस वक्त उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट को लेकर चल रही हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस वक्त इस चीज़ को तय करना चाहिए कि हमें किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में जाना है, या एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए हमें किस तरह की काविशें करनी चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत अहम हो जाता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है कि एक बच्चे को अपनी 6वीं 7वीं या 8वीं क्लास तक ये तय कर लेना चाहिए कि उसको किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 9वीं और 10वीं क्लास में आपकी तकरीबन वो एक जहन तैयार हो जाता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है उस तरह के सब्जेक्ट्स में जिस तरह की तरफ आप जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इंजीनियरिंग की जॉब्स में जाना चाहते हैं या टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं तो आपका थोड़ा सा फोकस मैथ्स और फिज़िक्स की तरफ होने लगता है। जब आप मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका जहन जो है फिर फिज़िक्स की तरफ होता है। आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका जहन जो है ह्यूमैनिटीज़ और अंग्रेज़ी और कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ आपका जहन जाने लगता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से अपने जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, जिस वक्त स्कूलों में हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ऐसा वक्त होता है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिस पर उनको ये तय करना चाहिए कि उनको कौन सा करियर चुनना है, किस तरह के करियर में जाना है, किस तरह की जॉब में जाना है, या किस तरह का आगे अपना फर्दर प्रोफेशनल लाइफ को गुजारना है। तो ये अगर जहन में क्लैरिटी आ जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होता है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, वो चाहे बिज़नेस हो, या किसी तरह की आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या किसी भी तरह की जॉब में आप जाना चाहते हैं, कोई भी क्राइटेरिया आपका है वो आपको फुलफिल करने में आसानी होती है। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये है कि हम साइड्स की अगर हम बात करें तो हमें कॉमर्स साइड, हम साइंस साइड की बात करते हैं तो हम क्लियर होते हैं कि हम कहाँ जाने वाले, लेकिन आर्ट साइड वालों जो बच्चे होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते कि वो आखिर क्या करें ऐसा कि जॉब मिले उनको। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जो बच्चे हमारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये जहन में बिल्कुल क्लियर है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम आर्ट भी उसी मकसद से लेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ आर्ट साइड या जो सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड होते हैं या कुछ भी इस तरह का कॉम्बिनेशन लेते हैं अपनी 11वीं क्लास में कि जो उनको उनके करियर की तरफ ले जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस लें। अगर आप साइंस लेने के बाद आपको शौक़ है तो आप 12वीं क्लास तक साइंस पढ़िए, उसके बाद आप अपना चेंज भी कर सकते हैं करियर। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में जाना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ करियर्स देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ करियर्स में आर्ट साइड के सबसे ज़्यादा करियर्स हैं। तो मैं उन बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगा जो 11वीं क्लास में आर्ट साइड से हैं कि आपके पास करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो मिसाल के तौर पे हम सरकारी नौकरियों की भी अगर बात करते हैं तो सरकारी नौकरियाँ तकरीबन, अगर आप चाहें वो एसएससी के थ्रू जा रहे हों या आप जो भी कोई और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो या किसी तरह का रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की बोर्ड्स हैं जो रिक्रूट करते हैं, सरकारी नौकरियों करते हैं। इसी तरह से जो PSUs हैं, ख़ासतौर से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट जो सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसमें जो नौकरियां होती हैं, ख़ासतौर से आप देखिए जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं, बहुत सारी आपकी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसको आप देखते हैं तो वहाँ से आपकी अगर शुरुआत होती है तो उसके बाद आपकी आगे
करियर ग्रोथ बहुत हो सकती है। तो इस तरह का आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप हिंदुस्तान की जो टॉप सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पे ऑल इंडिया सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जिसको आप आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के नाम से जानते हैं, उसको में भी कोई आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैद नहीं है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लॉ की बात करें, आप एक बहुत बड़े वकील बनना चाहते हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ सम स्टेट बनना चाहते हैं, तो आपके पास आर्ट साइड आपकी ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी चैनल के हेड बनना चाहते हैं, आप एक बड़े जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप आर्ट साइड में, तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से आप आर्टिस्ट, पेंटर बनना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब अगर आप ये देखिए, तो मैं अगर शुरुआत करूँ तो अभी शायद ये बहुत कम वक्त है हमारे पास ये डिफाइन करने के लिए कितनी नंबर ऑफ हमारे पास कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जो आर्ट साइड से हैं। बिल्कुल। और इंजीनियर्स की आप बात कर रहे थे, लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो 80% इंजीनियर्स अभी अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे कैसी तैयारी करें कि जॉब मिल जाए? देखिए, आपने कहा जैसे कि अनएम्प्लॉयड है, असल में एक सर्वे है, एक बेसिकली एक सर्वे है नेस्कॉम का। नेस्कॉम ने जब इंजीनियर्स का एक सर्वे किया और ये चेक किया कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, तो वो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी ये निकल के आई कि हमारे यहाँ 25% जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद ग्रेजुएट होते हैं, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो सिर्फ 25% है। 22-25 कुछ कम, एक दो और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 20% भी कहा है। तो अब बात आती है कि वो जो सवाल था, वो सवाल उठा हमारी एजुकेशन पे, खासतौर से प्राइवेट एजुकेशन पे, इंजीनियरिंग एजुकेशन पे, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन पे सवाल उठा कि भाई किस तरह की पढ़ाई हो रही है कि बच्चे जो हैं इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन वो इस लायक ही नहीं है कि उन्हें इंजीनियर की नौकरी मिले। ये एक सवाल था। तो यही हम एक बात कहना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अगर हम देखें तो कमी नहीं है, अगर आपके अंदर राइट स्किल सेट है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं उस तरह के जॉब को करने में, तो नंबर ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ उसकी फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इस बीच कश्मीर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो, शायद किसी वजह से राब्ता नहीं कायम हो पाया इनसे। सब प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जॉब्स जा रही हैं लोगों की, क्या इसके लिए सॉल्यूशन है? देखिए, जब भी कभी ये एक इकोनॉमिक साइकिल है और पूरे वर्ल्ड में ये साइकिल चलती है, कभी रिसेशन आता है, फिर अप होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कोई नया नहीं है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे अभी आप देखिए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत ज़्यादा, आप देखिए तो हम सुनने में आ रहा है कि सब 3 लाख नौकरियाँ चली गई, 10 लाख और जाएंगी। इसी तरह से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं जिसमें जॉब्स जा रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जहाँ पे जॉब्स बढ़ भी रही हैं। मिसाल के तौर पर आईटी सेक्टर में एक अच्छी नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ रही हैं। इसी तरह से और बहुत सारे न्यू एज करियर्स हैं, उसमें जॉब्स बढ़ रही हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस सेक्टर में हमारे पास जॉब्स आ रही हैं, जहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, जिसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो न्यू सेक्टर में आ रही हैं। ख़ासतौर से अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें तो ई कॉमर्स को पे बहुत ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता था। तो आज की तारीख में आप ये देखिए तो आपको पास सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, या ई कॉमर्स से रिलेटेड, या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस तरह की जो जॉब्स हैं ये एक न्यू अपकमिंग जॉब्स हैं खास तौर से। तो इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। हम ये माने कि जो अप एंड डाउन चलता है उससे जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कमी होती है किसी एक सेक्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए दूसरी जॉब मौजूद होती है। तो आपको ये समझने की जरूरत है, अगर एक जॉब आपको किसी वजह से नहीं मिल रही तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो। हेलो जी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये अपने बारे में जानना था। मैं गल्फ कंट्रीज के लिए जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके लिए काउंसलिंग चाहिए थी, किस तरह का, मतलब आपने क्या किया है? मुझे इसमें जी, आपने क्या किया, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं मास्टर डिग्री कर चुका हूँ सोशल साइंसेज में, और कंप्यूटर का डिप्लोमा है मेरे पास। ठीक है जी, बहुत अच्छा। और कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है? हाँ, वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने लोकल यहाँ पे कंप्यूटर ऑफिस जो मैनेजमेंट है उसमें मैं काम कर सकता हूँ। कितने दिन काम किया आपने? कितना एक्सपीरियंस? लेकिन अभी तक मतलब बाहर जाने के लिए, मतलब जहाँ तक भी मैंने राब्ता किया तो कोई ट्रस्टेड कोई मतलब ऐसा एजेंसी अभी तक मुझे नहीं मिल पाई। थोड़ा इसमें बारे में आप गाइडेंस करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए,
इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उनकी कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग में एक अपना उनका तजर्बा भी है या उन्हें आता है अच्छा। इस तरह की बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं। ख़ास तौर से अगर आप हम गल्फ़ की बात करें, क्योंकि हमारे पास देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक नंबर ऑफ़ जॉब्स रहती हैं। जनरली हम गल्फ़ की बात करें, जो भी यूएई है या आपका सऊदी अरब में की बात करें, इस तरह बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं अभी कि वहाँ भी जॉब्स कम हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स नहीं है। आपको जैसे कुछ ऐसी साइट्स हैं जिस पे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप अगर गल्फ़ जॉब्स डालेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलेंगी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ अखबार हैं वहाँ के, जो अखबार बार बार शाया करते हैं जो पोजीशंस हैं, तो आप उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बाहर के लोग ही चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो किसी न किसी एजेंट के थ्रू, जो उनका ऑथराइज ट्रैवल एजेंट होता है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि किसके थ्रू आप जा सकते हैं। देखिए, कोई भी एजेंट जिसके पास ओवरसीज़ लाइसेंस है, ओवरसीज़ मैन पावर का, उसको आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी कानून बहुत सख्त है। अब जो फ्रॉड है उसके चांसेस कम हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, 3 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीनों का सवाल सुनते हैं। हेलो जी। हेलो जी बताएं। सवाल बताइए। हेलो। हाँ हेलो मैम, हम JNK से बोल रहे हैं। जी बताइए। हमारा सवाल है, मैंने BSc किया है, BSc साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री मेरे मेन सब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मैं MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करूँ। वेरी गुड। ठीक है, सवाल बताइए। मेरा ये सवाल है, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल आगे इसका जॉब का कैसा रहेगा मुझे, और ये ठीक रहेगा मेरा BSc करके? बहुत अच्छा, बताइए। और दूसरे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, दूसरा सवाल ले लेते हैं। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल पूछें आप। जी सर, मैं कश्मीर से हूँ। बताइए। हाँ सर, मेरा ये सवाल है सर, मैं डबल MA हूँ सर। किस चीज़ में? सर साइकोलॉजी और रूरल डेवलपमेंट में। वेरी गुड। और बताइए, सवाल पूछिए। सर जी, अपना सवाल क्लियर कीजिए। ठीक है, ठीक है। आपको करियर ऑप्शंस बताते हैं इसमें। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, सवाल पूछें। देखिए, हमारे पास जो 2 कॉलर हैं और शायद तीसरे से हमारा रब्ता नहीं हो पाया, हम बता देते हैं कि जो बच्ची ने सवाल पूछा कि जिन्होंने बॉटनी और जोलॉजी से अपना BSc किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहती है, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा आपने सोचा ये। इसमें एक तो करियर ऑप्शंस बहुत हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स अच्छी हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैसे जैसे मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स काफ़ी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बड़े चेन्स हॉस्पिटल्स की आ गई हैं, और तकरीबन हिंदुस्तान के हर खित्ते में अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आज प्रोफेशनल्स अगर रिलेटिवली देखें तो आपको कम मिलेंगे उतने जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। और आपके पास इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं, जैसे जामिया मिलिया भी शुरू करने वाला है अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन से वो भी शुरू होगा, उसमें अपना मास्टर्स। और उसके अलावा जामिया हमदर्द भी MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफर करता है। इसके अलावा काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो और भी ऑफर करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। जिन साहब ने हमारा MA साइकोलॉजी और रूरल डेवलपमेंट में डबल MA किया हुआ है, देखिए आपका बहुत अच्छा एक एरिया है। ख़ास तौर से अगर हम साइकोलॉजी की बात करें और रूरल डेवलपमेंट की बात करें, मुझे लगता है कि आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, उन बच्चों के लिए जो बच्चे ख़ास तौर से डिस्ट्रेस में हैं या किसी तरह से किसी परेशानी में हैं, या वहाँ पर जो बच्चे उस एज में हैं जो एडोलेसेंट एज होती है, वहाँ उनको काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। वो बहुत सारे इस तरह के स्कूलों में भी काम करते हैं। तो आपको अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को आप आइडेंटिफाई करके उनके साथ काम शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए नंबर ऑफ़ जॉब्स अच्छी खासी आपको मिलेंगी उसमें। बिल्कुल। और कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कुपवारा से हूँ। जी, सवाल बताइए। हमको 12th में मेडिकल प्लस मैथ है जी। हमारे लिए मुस्तकबिल क्या रहेगा? बिल्कुल। और आपने बायोलॉजी से किया 12th? सर हमें फुल मेडिकल था सर। फुल मेडिकल, अच्छा ठीक है। दूसरे कॉलर भी हम शुमार कर लेते हैं। हेलो, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक रहेगी? ठीक बताते हैं जी। हेलो जी, सवाल बताइए। जी मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, 1.5 ईयर डिप्लोमा जी। फिर से मैं अभी मैंने कंप्लीट किया है बैचलर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट। हेलो जी, सवाल बताइए, हम आपको सुन रहे हैं।
जी जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल है आपसे सर, मैं MA बीएड कर चुका हूँ, मैंने MA उर्दू किया है। वेरी गुड। जी। और सर DIT भी किया है कंप्यूटर में, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। जी, मेरे लिए सर कौन सा बेस्ट कैरियर है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए मेरी जॉब है सर? मैंने MA उर्दू किया है। आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट क्या था? बीएड कर रहा हूँ सर, प्रेजेंटली कर रहा, बस 1 महीने में हो जाएगा पूरा। सब्जेक्ट क्या है आपका? टीचिंग सब्जेक्ट क्या है? उर्दू। ठीक, बताते हैं। देखिए, हमारे जो शायद किसी बच्चे ने पूछा कि फुल मेडिकल का मतलब ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से वो 12th कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। MBBS से शुरुआत होती है और BDS है, उसके अलावा बहुत सारी और भी, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक भी एक अच्छा एरिया होता है, फार्मेसी एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है, नर्सिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी मेडिकल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर जाना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत अपकमिंग एरिया है, बायो साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आपको देखना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप प्लेन BSc में भी जा सकते हैं, उसके बाद अपनी MSc में लाइफ साइंसेज वगैरह से करके PhD करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। होटल मैनेजमेंट में जिन्होंने कहा कि मैंने डिप्लोमा 1.5 ईयर्स का किया हुआ है, देखिए होटल में काफ़ी जॉब्स इस वक्त आज की तारीख में मौजूद हैं और बहुत सारी, लेकिन आपको अच्छा स्किल्ड होना चाहिए, आपकी स्किल सेट प्रॉपर होना चाहिए। काफ़ी नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं और मुझे लगता है आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे भी बढ़ाना चाहिए। ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है अभी, मुझे लगता है कि आपको इस तरह का एक अपना कोई BSc प्रोग्राम या जो बैचलर्स होटल मैनेजमेंट होता है वो भी करना चाहिए अगर आपके पास ऐसा मौका है। तो वरना आप अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं, उसके साथ रहते हुए भी अपनी क्वालिफ़िकेशन आगे बढ़ा सकते हैं। MA उर्दू की जो बात की, देखिए MA उर्दू और आपके पास BEd है, मुझे लगता है आपको टीचिंग में जाना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज है, उसके साथ साथ बहुत सारी एडिशनल काम आपको करने चाहिए। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको उर्दू के कंटेंट राइटर्स चाहिए। एक हम अपने सारे व्यूअर्स को बताएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिस्टल ह्यूज लिमिटेड, जो काफ़ी रिक्रूट करती है उन बच्चों को जो उर्दू से हैं और उर्दू में कंटेंट लिख सकते हैं। आजकल बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंटेंट चाहिए उर्दू का, तो मैं आपको उन सबको बताऊंगा, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जिन्हें सिर्फ कंटेंट राइटर्स चाहिए। आप 2 से 3 हज़ार वर्ड रोज़ लिखिए, आपको 8 से 10 हज़ार रुपये महीने के पैसे मिल जाएंगे घर बैठे हुए। तो इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन जिसने भी BEd किया उसको टीचिंग में जाना चाहिए अच्छी तरह। बिल्कुल। और आपने एक जो वेबसाइट सर बताई कि वो उर्दू के लिए, जी, वो एक बार हम चाहते हैं कि नाज़रीन को एक बार और बता दें। जी जी, क्रिस्टल ह्यूज लिमिटेड एक कंपनी, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। वो कंटेंट राइटर्स की आज की तारीख में भी उन्हें अच्छे खासे तादाद में ज़रूरत है। और कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा था। हेलो जी बताइए। बताइए। हेलो जी, आर्ट्स में है बच्ची, तो इनके लिए आगे कौन से कोर्सेज ले सकते? मतलब आर्ट्स में से ये इसका ड्राफ्टमैन का या और दूसरे रहते हैं ना आर्किटेक्ट, ये कर सकते हैं आर्ट्स वाले, तो वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं? अच्छा, 10वीं में मैथ्स पढ़ी है तो आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कर सकते हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप कर सकते हैं, डिप्लोमा आप ड्राफ्टमैनशिप कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर BTech में जा सकते हैं। तो ये एक रास्ता होता है। जिसने 12वीं क्लास में आर्ट साइड से अगर किया है और 10वीं में मैथ्स पढ़ा है तो वो कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि नाटा, नेशनल एडमिशन टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर जो होता है, वो भी जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस उसके थ्रू एडमिशन्स करते हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में। उसमें भी आपके पास, अगर आपने 12th में अगर आपने PCM नहीं भी है आपके पास, तब भी आप उसमें जा सकते हैं, उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन है, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो ख़ासतौर से लखनऊ में मेट्रो रेल शुरू होने वाली है, उसमें काफ़ी वैकेंसीज़ हैं और ख़ासतौर से असिस्टेंट मैनेजर के लेवल की भी हैं, जिसमें कुछ एक्सपीरियंस लोग चाहिए। उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंट्स, HR, पब्लिक रिलेशंस इसमें चाहिए। उसके अलावा उसमें जूनियर इंजीनियर्स भी चाहिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, और आपके ख़ास तौर से PR से रिलेटेड लोगों के लिए। इसमें हम बता दें कि यूपी मेट्रो रेल की वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी वक्त है, 25 दिसंबर तक उसकी डेट है। एक अच्छी जॉब उसमें हो जाएगी। इसी तरह से SSC में भी आप, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उसमें तकरीबन आप ये देखेंगे तो हर महीने कोई ना कोई SSC की वैकेंसीज़ रहती हैं। और उसमें इसी तरह से जो आपकी बहुत सारी कुछ तो रूटीन जो हर साल में 2 बार 3 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, वो अलग है SSC का। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी
वैकेंसीज रहती हैं थ्रू एसएससी जिनका रिक्रूटमेंट होता है, तो ज़रूर चेक करते रहें आप अपने किसी न किसी साइट पे जाके, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ वेबसाइट मतलब मौजूद है। आप अगर नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ मिलेंगी। तो इस तरह की तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए और कोशिशें भी इसी तरह से करनी चाहिए। ये ना सोचिए आप नौकरियाँ कम हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी करेंगे, नौकरी के लिए सर्च करेंगे तो आपको अच्छी नौकरियाँ मिल सकती हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होकर तैयारी करनी चाहिए और बहुत ही आपको पता होना चाहिए किस एरिया में आपको तैयारी करनी है। तो अगर उस तरह से तैयारी करेंगे तो आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल है जी, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है ना, तो मतलब इसमें कोई स्कोप है? जी जी। तो बच्चों का फ्यूचर मतलब इसमें मतलब अच्छा लगता है मतलब? जी जी, बता जी। दूसरे कॉलर को भी हम शुमार कर लेते हैं। हेलो हेलो, शायद किसी वजह से राब्ता नहीं हो पाया। जी, देखिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे हैं, आजकल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आप ये देखिए कि तकरीबन टेक्नोलॉजी की जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहा है, जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ना हो। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत नंबर ऑफ़ जॉब्स अच्छी हैं। और लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि आपका स्किल सेट भी खूब अच्छा होना चाहिए। कॉन्टेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम करना आपको आना चाहिए। अगर वो चीज़ें आती हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपके लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम नौमान हुसैन है, मैं BDS ग्रेजुएट हूँ। जी जी, मेरे को दरअसल बाहर जाने के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह रहते क्या, उसके बारे में जानना था। मैं बिल्कुल बताइए। बेसिकली मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इनकम सर्टिफिकेट का नहीं है हमारे पास। उसके अलावा अगर कुछ है क्या तो जानना था। ठीक ठीक। देखिए हमारे जो बच्चे हायर एजुकेशन हिंदुस्तान से बाहर जाके करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेस्ट्रिक्टेड है ऑप्शंस, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी एक चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसी लोन चाहते हैं किसी तरह का, तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की हमारी एक स्कीम है जिसमें बाहर पढ़ने जाने के लिए एक लोन मिल सकता है आपको। कुछ ग्रांट भी उसका पार्ट होती है, लेकिन लोन के शक्ल में वो चीज़ मिलती है। दूसरी जो चीज़ें अहम, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, ख़ासतौर से अपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वहाँ से बाहर से। उसके लिए यूरोपियन यूनियन का और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, और ख़ास तौर से वो काम करती हैं, तो आपको उनकी साइट पे जाके देखना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने जितनी भी यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्कॉलरशिप्स बनाई हुई हैं। इसी तरह से फ्रेंच एम्बेसी ने भी N+I के तहत काफ़ी स्कॉलरशिप्स बनाई हुई हैं जो फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जर्मनी है, इसके अलावा फ्रांस है, इसके अलावा और भी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं बहुत सारी, वहाँ पर काफ़ी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। इसमें थोड़ी सी आपको, आप जाके सर्च करिए नेट पे ज़रूर, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो फुल्ली, जिसमें कहते हैं ट्यूशन फ़ी आपका वेवर मिलता है, बाकी आपको थोड़ा बहुत असिस्टेंटशिप वहाँ मिलती है, आप अपना खर्चा चला सकते हैं। इसे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बिल्कुल। वो कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, सवाल बताइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना BCA किया हुआ है, तो आगे का मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने क्या करना है, तो अगर आप बताते थोड़ा क्या करना है, आगे क्या ऑप्शन रहते हैं। क्या किया हुआ है? BCA। आपने BCA किया हुआ है? जी। ठीक। देखिए BCA, हाँ बिल्कुल, BCA के बाद बेहतर तो ये होता है कि आप MCA करें, क्योंकि आपकी एक फील्ड बनी रहती है, या MSc कंप्यूटर साइंस करें। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं। MSc कंप्यूटर साइंस क्योंकि 2 साल का होता है और MCA आपका 3 साल का होता है। अगर आप प्रोफेशनल करियर में जाना चाहते हैं तो MCA अच्छा ऑप्शन है, वरना MSc कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। जी, सवाल बताइए। सवाल हमारा ये, मैं BSc साइंस और पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री किया है। जी जी,
जी, गुजारिश आप सभी से हम करते हैं कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि हम आपको क्लियर सुन सकें। प्रोफेसर साहब, क्योंकि कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन टीवी की आवाज़ अपनी चालू है। मैं एसएससी की बात कर रही थी सर, क्योंकि आपने एसएससी का जिक्र किया, तो उसके लिए तैयारी कैसे करें सर? देखिए, आपको ज़रूर एसएससी का पैटर्न समझना होगा। हर जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और अलग अलग जो भी आपके जिस तरह की आपकी एग्ज़ामिनेशन रहती है, ख़ास तौर से वो डिपेंड करता है किस तरह की वैकेंसीज़ के लिए हैं, उसके लिए अलग अपना एक पैटर्न होता है उसको ज़रूर चेक करें किस तरह का पैटर्न है। और बहुत सारी आपको किताबें भी इसमें मिल जाएंगी, और हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे इदारे हैं जो एसएससी की ट्रेनिंग या कोचिंग कराते हैं। बेसिकली जामिया मिल्लिया भी एसएससी के लिए कोचिंग कराता है। इसके अलावा बहुत सारे और इदारे हैं जो फ्री कोचिंग करते हैं एसएससी के लिए आप किस तरह से तैयारी करें। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप हो सकता है ऐसी जगह पर हों जहाँ से आपको एक्सेस ना मिले, जहाँ पर कोचिंग हो रही है, तो आप उस इलाके में जो लोगों ने एसएससी क्वालिफाई किया है, क्योंकि हर इलाके में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में लोग होते हैं जो एसएससी क्वालिफाई करके आए होते हैं, उनसे ज़रूर अपना रब्त करें, उनसे मिलें, उनसे पूछें किस तरह से तैयारी करनी है। वो आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताना जेनरिक शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब, ऑलमोस्ट सभी साइट्स की हमने बात कर ली, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स कोटा की बात करूँ तो क्या गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो स्पोर्ट्स कोटा हमारे पास ख़ास तौर से आपने एक लेवल पे अगर स्पोर्ट्स खेला है, ख़ास तौर से नेशनल लेवल पे अगर खेला हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ है, क्योंकि वो कंडीशंस होती हैं स्पोर्ट्स कोटे की, नंबर ऑफ़ जॉब्स आती हैं, उस कोटे में नंबर ऑफ़ जॉब्स डिफाइन होती हैं। अगर आप इंटरनेशनली कोई भी अच्छा इवेंट खेल के आए हैं, आपने कोई गोल्ड मेडल लिया है, तो आपके लिए बहुत सारे चांसेस बनते हैं। उसके अलावा भी जो लोग नेशनल्स खेलें वो भी एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारी ऐसी, ज़्यादातर ये जो हमारी गवर्नमेंट में जो अंडरटेकिंग या पीएसयू जो ख़ास तौर से होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, उनके यहाँ एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं। वो आपको लेकिन ज़रूर आइडेंटिफाई करना होगा। उस मिसाल के तौर पे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह की जितने भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसमें स्पोर्ट्स कोटे की जॉब्स रहती हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और सभी कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़।